हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकियल अस्थमा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दमा या सांस की बीमारी। ठीक है। तो अगर इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो अस्थमा एक क्रोनिक लंग डिजीज़ होती है। ठीक है। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? प्रोलोंग टाइम तक चलने वाली। ओके। और ये किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को। इसमें होता क्या है कि जो एयरवेज होते हैं या जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें एक तो इन्फ्लामेशन होता है, दूसरा नेरोविंग हो जाती है। ठीक है। जो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन होती है ये एक क्रोनिक लंग डिजीज़ होती है जिसमें एक तो एयरवेज में या जो ब्रोंकियल ट्यूब से उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और नेरोविंग हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं या लक्षण देखने को मिलते हैं? एक तो होगा विजिंग साउंड, यानी कि पर्सन जब सांस लेगा तो उसके साथ विजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम। दूसरा कि पर्सन को ब्रीथिंग लेने, सांस लेने में क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी फील क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एक तो इन्फ्लामेशन हो रखा है ब्रोंकियल ट्यूब्स में, दूसरा इन्फ्लामेशन की वजह से जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा? ये जो पाथवे है, ठीक है, ये जो मतलब अंदर की जो ब्रोंकियल ट्यूब है, अगर इनमें इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे स्वेलिंग रहेगी। ठीक है। और स्वेलिंग रहेगी तो ये जो पाथवे नॉर्मली क्लियर था वो क्या हो जाएगा? नेरो हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही नेरो होगा तो इसमें से जो एयर, एक गैस एक्सचेंज हो रहा है, जो एयर पास हो रही है वो इजीली पास नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? पर्सन को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद अगर इसकी कोजेस की बात करें तो अस्थमा की जो एग्जैक्ट कॉज है या जो एग्जैक्ट कारण है या जो वजह है इसके होने की, वो अननोन है। ठीक है। बट कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे? जेनेटिक फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके। सो अपन फर्स्ट वन जो बात करें जेनेटिक फैक्टर्स की, तो इसमें क्या होगा? जेनेटिक रिलेटेड टू जीन्स। ओके। अगर किसी पर्सन या जो पर्सन है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम एराइज हुई है, तो अगर उसके फैमिली में पहले किसी को अस्थमा था या है, तो क्या होगा कि वो पर्सन को क्यों हुआ है अस्थमा? क्योंकि उसकी फैमिली में किसी को था। तो इसकी कॉज क्या हुई? जेनेटिक। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें सेकंड वन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अस्थमा कॉज कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन है एलर्जेंस, एयर एलर्जेंस, यानी कि एयर के थ्रू जो बाहर एयर है उससे जो एलर्जेंस कुछ मतलब एंट्री करके अस्थमा कॉज कर सकते हो। कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक पोलन्स, जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो भी क्या है? एक तरह के एलर्जेंस है। किसी पर्सन कुछ लोगों को पोलन से, ठीक है, एलर्जी होती है, तो वो इनमें ये वाले जो पोलन से ये पेशेंट में क्या कर सकते हैं? अस्थमा कोज कर सकते हैं। दूसरी इसके बाद एलर्जेंस में बात आती है डस्ट की। अगर किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है या मिट्टी से एलर्जी है तो उसको भी ये डस्ट की वजह से अस्थमा कोज हो सकता है। थर्ड वन है एनिमल डेंडर्स। डेंडर्स का मतलब होता है बाल। ठीक है। तो जानवरों के जो बाल होते हैं, सॉरी, एनिमल्स के जो बाल होते हैं, लाइक डॉग्स हो गए या कैट्स हो गई या कुछ पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गई, अगर उनके बालों से अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, ठीक है, तो उस पर्सन में भी अस्थमा एराइज हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें तो कुछ एयर पोल्यूटेंट्स भी अस्थमा कॉज कर सकते हैं, लाइक फ्यूम्स या स्मोकिंग। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रोंकाइटिस में भी बताया था। ठीक है। उसमें भी सेम मैकेनिज्म थी। ठीक है। तो फ्यूम्स या जो स्मोकिंग है, इस तरह के धुआं वगैरह, ये भी कॉज कर सकते हैं क्या? अस्थमा। ठीक है। तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं? है फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस। जब हमने राइनाइटिस पढ़ा था तो ये दो टाइप का था, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। ठीक है। तो जो एलर्जिक राइनाइटिस था उसको है फीवर भी बोलते हैं। ठीक है।
तो ये जो है फीवर है ये भी कॉज कर सकता है अस्थमा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो हो सकता है एनवायरमेंटल में, वो हो सकता है वेदर। ठीक है, तो किसी पर्सन को वेदर या जो मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग भी अस्थमा की शिकायत हो सकती है। जैसे किसी पर्सन को गर्मी, ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती और उसकी वजह से उसको अस्थमा के अटैक आने लग जाते हैं। ठीक है, या कोई ज़्यादा ठंड है तो उसमें उसको अस्थमा के अटैक आने लग जाते हैं। तो इस तरह से वेदर भी अफेक्ट कर सकता है पर्सन को। ठीक है, और इसके बाद लास्ट वन हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उस वजह से अगर उसमें अस्थमा के सिम्टम एराइज हो रहे हैं तो ये भी एक कॉज हो सकती है। सो नेक्स्ट इसके बाद बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है अस्थमा का, कि किस तरह से एक पर्सन को अस्थमा के अटैक आते हैं और उनमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या मैकेनिज्म देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो डायग्राम है वो एक पर्सन के नॉर्मल एयरवे का है। ठीक है, नॉर्मल एयरवे का डायग्राम आप देखो तो इसमें फर्स्ट वन जो एक ब्रोंकियल ट्यूब होती है, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें एक तो कार्टिलेज होती है, रिले जो स्मूथ मसल्स होती है, और नीचे ये जो दिख रहा है आपको अंदर, ये नॉर्मल इसकी जो एयरवे है उसका पासेज वे है। 1 सेकेंड, ये इसका जो एयरवे है, ठीक है, इसके अंदर ये म्यूकोजा है, ये कार्टिलेज है और ये स्मूथ मसल्स है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल एयरवे है जिसमें इजीली एयर एक्सचेंज होता है। अब अपन बात करें अगर अस्थमा अगर किसी पर्सन को है तो उसका एयरवे या जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो कैसी होंगी। इसमें जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स ही रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, बट चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, जो म्यूकोजल वाले इनसाइड द म्यूकोजल वाल, जो नॉर्मल एयरवे था उसमें तो नॉर्मल थी, बट जो अस्थमा का पेशेंट होगा उसमें जो म्यूकोजल वाल है इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। ओके, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो अस्थमा का पेशेंट रहेगा उसमें हमेशा जो म्यूकोजा रहेगी, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब्स की इनसाइड, उसमें हमेशा इन्फ्लामेशन रहेगा। ओके, सो अब जैसे मान लो किसी पर्सन को अस्थमा का अटैक आता है। ठीक है, जैसे अस्थमा का अटैक कैसे आता है कि जो इसकी जो पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी है, लाइक अगर किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है तो अगर वो डस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या होगा, अस्थमा का अटैक आएगा। ठीक है, तो अगर जब अटैक आएगा तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो ये जो स्मूथ मसल्स थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक चेंज हुआ। दूसरा क्या था, जो इन्फ्लामेशन था म्यूकोज वाल में वो रहेगा वैसा का वैसा है, म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या होएगी कि जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जब अस्थमा का अटैक आएगा तो तीन चीज़ें होएगी, एक तो जो स्मूथ मसल्स रिलैक्स थी पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दूसरा जो इन्फ्लामेशन म्यूकोजल वाल में पहले से था वो प्रेजेंट रहेगा, वो बढ़ जाएगा उल्टा दूसरा चीज़, और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होएगी, जो म्यूकस का सीक्रेशन या जो फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, पर्सन की जो नॉर्मल एयरवे था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एयरवे नेरो होगा तो पर्सन को सांस लेने में क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर इसका टाइमली अगर उसको अस्थमा की ड्रग नहीं दी जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पर्सन को बिल्कुल भी एयर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ओके, सो ये इसकी पैथोफिजियल, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको मैं कल भेजूंगा। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।